नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के प्रथम पार्ट बिलियन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले इस चैप्टर के 4 वीडियो और बन चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लें। कल के हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन के बारे में जाने थे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं कि ठोस द्रव विलयन की जो विलेयता है वह किन कारकों पर निर्भर करती है। जो ठोस द्रव विलयन होता है, ठोस द्रव मतलब ठोस में द्रव को मिलाने की प्रक्रिया में जो विलयन की जो विलेयता है वह किन कारकों पर निर्भर करती है। ये इसके उत्तर को देखते हैं। देखेंगे ठोस द्रव विलयन की जो विलेयता है वह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला, अवयव की प्रकृति, और दूसरा तापमान पर, और तीसरा दाब पर। एक एक के बारे में पढ़ेंगे। अवयव की प्रकृति पर क्या यह निर्भर करती है। बोला जा रहा है ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय एवं अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय की विलेयता अधिक होती है। बोला जा रहा है कि जो ध्रुवीय विलायक होता है, विलायक किसे कहते हैं, जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। आप लोग को यह पहले बताया जा चुका है। विलयन में सबसे अधिक मात्रा में, जैसे कि अगर किसी द्रव में ठोस मिलाते हैं, जैसे कि आप लोग पानी में चीनी मिलाते होंगे, तो पानी में चीनी जब मिलाते होंगे तो जो सबसे अधिक मात्रा किसका रहता है, पानी का, तो वह विलायक होता है। और सबसे कम मात्रा रहता है किसका, चीनी का, तो उसका क्या रहता है, वह विलेय रहता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बोला जा रहा है कि जो ध्रुवीय विलायक है उसमें ध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय की विलेयता मतलब मिलने की, सो जैसे विलेयता किसे कहते हैं, 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी अधिक मात्रा मिलाई जा सकती है, मतलब मिलने की जितनी अधिक मात्रा उसमें मिलाई जा सकती है, वह अवयव की प्रकृति होता है। दूसरा, तापमान। बोला जा रहा है यदि किसी द्रव में ठोस को मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी है। बोला जा रहा है अगर कोई द्रव है और उस द्रव में ठोस को अगर मिला रहे हैं तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रहा है, अर्थात उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तब तापमान बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। तब अगर हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तथा यदि द्रव में ठोस को मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है, और किसी भी द्रव में जब ठोस मिलाते हैं तो वह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अर्थात ऊष्मा का निष्कासन होता है, तब तापमान बढ़ाने से क्या हो जाती है, विलेयता बढ़ती है। अर्थात जब हम लोग तापमान बढ़ा देंगे तो विलेयता मतलब जो विलेय होगा वह विलायक में बहुत जल्द मिल जाएगा, घुल जाएगा। जैसे कि आप लोग पानी में शक्कर मिलाते हैं, तो शक्कर जब मिलाते हैं तो जब उसको गर्म कर रहे होते हैं तो विलेय की जितनी अधिक मात्रा उसमें डाल दीजिए, वह पानी के साथ क्या हो जाएगा, घुल जाता है। जिस प्रकार चाशनी बनता है वही प्रक्रिया। तीसरा है दाब। बोला जा रहा है ठोस द्रव की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बोला जा रहा है कि जो ठोस द्रव की जो विलेयता होती है, अर्थात ठोस में द्रव को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, उसकी विलेयता होती है, उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि गैस द्रव विलयन की जो विलेयता है वह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। अर्थात गैस में द्रव जो विलयन मिलाया जाता है, गैस द्रव विलयन, तो उसमें विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो गैस द्रव विलयन की विलेयता भी निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला, अवयव की प्रकृति। अवयव की प्रकृति में देखेंगे कि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैस की विलेयता अधिक होती है, जबकि अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय गैस की विलेयता अधिक होती है। सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे गैस का बात है। तापमान बोला जा रहा है तापमान बढ़ाने से द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। अगर तापमान बढ़ाते हैं तो द्रव में जो गैस की विलेयता है वो भी क्या हो जाती है, घट जाती है। फिर दाब बढ़ाने से द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है, लेकिन अगर प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो कोई भी द्रव होता है उसमें गैस की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आइए देखते हैं कि हेनरी का नियम किसे कहते हैं। बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है हेनरी लॉ। बोला जा रहा है कि द्रव में गैस की विलेयता के संबंध में
हेनरी ने एक नियम प्रस्तावित किया जो निम्नलिखित है। जो हेनरी थे उन्होंने बताया कि किसी भी द्रव में हम लोग गैस को कैसे विलय कर सकते हैं, अर्थात द्रव में कितना गैस का विलय हो सकता है, उसके संबंध में हेनरी ने एक नियम प्रस्तावित किया। वह जो नियम है वह निम्नलिखित है। बोला जा रहा है द्रव में गैस की मात्रा उसके ऊपर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। बोला जा रहा है कि जो द्रव में जो गैस की मात्रा होती है उसके ऊपर जो आरोपित दाब होता है उसके समानुपाती होता है। और यदि द्रव के ऊपर आरोपित दाब P एवं द्रव में उपस्थित गैस की जो मात्रा M है, अगर हम लोग माने कि द्रव के ऊपर जो आरोपित दाब है उसको P मानते हैं और द्रव में जो उपस्थित गैस की मात्रा है उसे M मानते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि द्रव में जो गैस की मात्रा होती है उसके ऊपर जो आरोपित दाब होता है उसके समानुपाती होता है। तो अब हेनरी के नियमानुसार हम लोग बोल सकते हैं कि P समानुपाती M हो जाएगा, जहाँ पे P बराबर मान करें तो K यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, हीट, और M आ जाएगा। इसी को K को बोलते हैं हेनरी नियतांक। यही हेनरी के नियम का फॉर्मूला होता है। इससे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स को पढ़ा है सभी से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं। इससे भी देखते हैं, यदि किसी द्रव के ऊपर आरोपित दाब 100 atm, जिसको एटीएम को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, तथा द्रव में उपस्थित गैस की मात्रा 50 ml पर लीटर है, तो हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात करें। तो अभी हम लोगों ने जाना कि P बराबर होता है KH इंटू M, जहाँ पे P का मान हमको दे रखा है 100 और KH का मान निकालना है, हेनरी स्थिरांक निकालना है, और M का मान दे रखा है 50। तो KH बराबर हो जाएगा 100 ATM बटे 50 मोल प्रति लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 ATM मोल प्रति लीटर। इस प्रकार यह बनेगा। अब आइए समझते हैं कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। बोला जा रहा है साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। बोला जा रहा है कि साम्य अवस्था में जो वाष्प के जो अणु होते हैं वह द्रव की सतह पर जो दाब लगाते हैं उसको ही वाष्प दाब बोलते हैं। अर्थात द्रव की सतह पर जो वाष्प दाब लगाते हैं उसको ही क्या बोला जाता है, वाष्प दाब बोला जाता है। यह निम्नलिखित 2 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा कारक है? पहला है अंतराण्विक बल और दूसरा है तापमान पर निर्भर करता है। अंतराण्विक बल में देखेंगे जिस द्रव का अंतराण्विक बल मजबूत होगा उसका वाष्प दाब, यहाँ पे दाब लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखना है, दाब। बोला जा रहा है कि जिस द्रव का अंतराण्विक बल जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसका वाष्प दाब होगा वह कम होगा, तथा अंतराण्विक बल जो जल वाष्प दाब के जो वाष्प दाब होता है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर दूसरा तापमान में देखेंगे तो तापमान बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ता है। अगर किसी भी चीज़ का अगर हम लोग तापमान बढ़ा देते हैं तो उसमें से वाष्प निकलने लगता है, भाप निकलने लगता है। अर्थात तापमान वाष्प दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखते हैं डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन जो थे उन्होंने आंशिक दाब का क्या नियम दिया था, इसके बारे में देखते हैं। बोला जा रहा है आंशिक दाब। आंशिक दाब किसे कहते हैं? तो गैस के मिश्रण में किसी एक गैस के द्वारा आरोपित दाब आंशिक दाब कहलाता है। बोला जा रहा है कोई गैस का मिश्रण है और उसमें कोई एक गैस के द्वारा जो आरोपित दाब है, एक गैस के द्वारा जो उस पर दाब लगाया जाता है उसको आंशिक दाब कहते हैं। और डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार किसी पात्र की दीवार पर लगने वाला जो कुल दाब होता है वह सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि यदि किसी पात्र में 3 गैस ए, बी एवं सी उपस्थित है तो जिनका वांशिक वाष्प दाब P A, P B एवं P C है, तब
डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार P टोटल हो जाएगा PA प्लस PB प्लस PC। यही होता है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। मतलब वो बताए थे कि किसी पात्र के दीवार पर, कोई भी पात्र पे जो लगने वाला कुल दाब होता है वो सभी गैसों के जो आंशिक दाब होता है अर्थात PA PB PC क्या होता है, बराबर। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोगों ने राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।